और बड़ी खबर आपको बता दें, पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्र लिखा है। पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्र लिखा सीएम को और होम मिनिस्टर को, डीजीपी को लेटर लिखा है, आईपीएस एसोसिएशन को भी पत्र लिखा। कितने अफसरों का वीडियो सामने आया पर अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। मेरा निलंबन एक तरफा है, मुझे बहाल किया जाए। ये मामला महिला उत्पीड़न का नहीं, ये पुरुष प्रताड़ना का केस है। मैंने तो अपनी रक्षा में पत्नी का सामना किया। ये मामला घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न का नहीं है, बल्कि पुरुष प्रताड़ना का है। मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, अब पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्र लिखा और अब उन्होंने साफ कहा है कि भाई ये घरेलू हिंसा का मामला है, महिला उत्पीड़न नहीं बल्कि पुरुष प्रताड़ना का मामला है। जी बिल्कुल श्रद्धा, पहले भी जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी इसी बात का जिक्र उनके द्वारा किया गया था, जो स्पष्टीकरण में जो जवाब दिया था। अब उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री, डीजीपी और आईपीएस एसोसिएशन को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में इसी बात का फिर से जिक्र किया है कि ये महिला प्रताड़ना का नहीं, ये पुरुष प्रताड़ना का मामला है। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम आया उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जो तमाम आईपीएस आईएएस अधिकारियों के, जो बड़े रसूखदार अधिकारियों के वीडियो वायरल हुए, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है, उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई और नहीं हुई और मेरे ऊपर जो है एक तरफा कार्रवाई की गई है। तो इसलिए उन्होंने निवेदन भी इस चिट्ठी में किया है कि मुझे इसलिए बहाल किया जाए क्योंकि मेरे पक्ष को नहीं सुना गया। इस तरीके का उन्होंने आरोप ये भी कहा कि भाई इतने अधिकारियों के, इतने अफसरों के वीडियो सामने आए हैं और उन पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा निलंबन अब कर दिया गया, जो कि एक तरफा है। जी बिल्कुल सिद्धा, ये चिट्ठी लिखने का यही मकसद है कि बताना चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि इस तरीके के वीडियो और तमाम तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर दूसरे अधिकारियों की भी वायरल हुई थी, चाहे वो किसी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो हो या फिर पैसे लेते हुए वीडियो। ये तमाम वीडियो पहले भी आ चुके, उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की, उन पर कार्रवाई की गई, यही उन्होंने जिक्र किया है। इस पत्र का कुछ जवाब उनको मिलता है या आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए। और भोपाल, जहां दीपक जोशी के तेवर नरम पड़े हैं। न्यूज 18 पर दीपक जोशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा, मैं अपने पुराने बयानों के लिए माफी मांगता हूं। सार्वजनिक मंच से मुझसे कई बार ऐसी बातें निकल गई जो गलत थी। मेरे समर्थकों के सामने मैंने आज सारी बात साफ कर दी है। मैं बीजेपी में था और रहूंगा। दीपक जोशी कैलाश जोशी के पुत्र, आपको बता दें, आज सीएम हाउस गए थे, वहां पर शक्ति प्रदर्शन अपने समर्थकों के साथ किया, सीएम से मुलाकात भी करी और मुलाकात के बाद वो तेवर जरा उनके नरम पड़ते दिखाई दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए दीपक जोशी खुद मौजूद हैं। दीपक जोशी जी, आज आप अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस पहुंचे थे। ये कहा जा रहा है कि आप अभी भी नाराज हैं। मैं अपने समर्थकों के साथ नहीं, मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ या पारिवारिक सहयोगियों के साथ, क्योंकि बागली अकेला ऐसा विधानसभा है जहां 13 चुनाव में से 12 बार बीजेपी जीती। सन 1962 में सिर्फ एक बार कांग्रेस को मौका मिला। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप जीतते रहे। ऐसे दृष्टिकोण में बड़ा लंबा पारिवारिक हमारा उनसे संपर्क है, उनके साथ उठना बैठना है। उन कार्यकर्ताओं को लगता था कि अभी जो घटनाक्रम 3 महीने से चल रहा था, जिसमें मेरे भी कुछ बयान थे, मेरे भी कुछ संपर्क थे, जिसके आधार पर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को लगता था कि आपके जो पैर डगमगा रहे हैं उसको आपको रोकना चाहिए, कहीं न कहीं आपको उस चीज़ से जुड़ के रहना चाहिए जो जोशी जी ने स्थापित की है। मैंने आज कार्यकर्ताओं के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, संगठन के जो लोग थे उनके सामने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हाँ, मुझसे कहीं न कहीं ये पैर गड़बड़ाने की गलती हुई है। मैं इस गलती के लिए सभी कार्यकर्ताओं से, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं के दम पे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। उस संगठन ने मुझे आज यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँचाया और माननीय मुख्यमंत्री जी जिसके नेतृत्व में मैंने छात्र राजनीति से काम किया, तीनों से आज मैंने मन से माफ़ी मांगते हुए यही कहा कि मेरी से गलती हुई, इस गलती को
आप क्षमा करें, एक जो कार्यकर्ता के रूप में काम दे सकते हैं वो काम में सहज करने के लिए स्वीकार। लेकिन सर एक सवाल तो खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक ज़मीन है उसको लेकर सवाल हैं, क्योंकि मनोज चौधरी दूसरी पार्टी से आए, अब वो चुनाव लड़ेंगे, लगभग ये तय है। आपके लिए क्या भविष्य की संभावनाएं होंगी? आपके समर्थकों ने ये कहा भी है कि आपका सम्मान रखा जाना चाहिए, इस बारे में क्या बातचीत? और उनका कहना भी है कि मुख्यमंत्री जी ने आपको भरोसा दिया है। नहीं, देखिए, कार्यकर्ता जो होता है वो अपने जो जिसके साथ वो काम करता है, जिसके नेतृत्व में काम करता है, उसके प्रति हमेशा कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं बहुत विस्तृत रूप से कहीं ना कहीं होती है। क्योंकि चुनाव का समय है, अगर चुनाव का समय नहीं होता तो कोई ये बातें नहीं आती। जहाँ तक मनोज चौधरी जी का सवाल है, इस संगठन का निर्णय है। सबसे पहले शायद पूरे मध्य प्रदेश में सार्वजनिक रूप से मैंने कहा था कि मनोज, जो इशारा मिला उसमें मनोज चौधरी हमारे प्रत्याशी होंगे। मैंने उस चीज़ को स्वीकार किया था। मैं मनोज चौधरी जी की उम्मीदवारी से या पार्टी के प्रत्याशी पद से किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि कई जो एक पार्टी में जो रीति नीति है उसका अनुसरण करते हुए काम करने का जो पार्टी के अंदर होता है, उसमें कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्षी साथी उनसे संपर्क भी किया था, उनके संपर्क में भी था, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आज मैंने इन सब गलतियाँ जो मैंने की थी उसको मैंने सार्वजनिक से स्वीकार किया। सर, क्या आज ये मान लिया जाए कि दीपक जोशी बीजेपी में थे, बीजेपी में है और बीजेपी में ही रहे? कहते ही रहा हूँ, तो हमेशा कहता रहा। अब कोई सवाल बाकी नहीं है। ठीक, तो ये है दीपक जोशी इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि अपने खुद के जो उनके पुराने बयान थे जिसमें उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी सामने आई थी, उसको लेकर उन्होंने माफ़ी मांगी है और वो बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और शरद हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शरद, शाम को जो तेवर देखने को मिले थे, एक शक्ति प्रदर्शन सीएम हाउस के बाहर, मुलाकात के बाद, सीएम से मुलाकात के बाद वो काफी नरम पड़ गए। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि दीपक जोशी कह भी रहे थे कि उन्होंने इससे पहले जो बातें की थी सार्वजनिक मंच से, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बातें नहीं कही जानी चाहिए थी और यही वजह है कि वो उन्होंने आज माफी भी मांगी सारे कार्यकर्ताओं के सामने और वहां पर मुख्यमंत्री भी खुद मौजूद थे। देखिए, दरअसल बीजेपी में जो संगठनात्मक प्रक्रिया है उसके तहत ये नेता जानते हैं कि एक बार अगर पार्टी या संगठन से बाहर होने का मतलब या बाहर जाने का मतलब क्या हो सकता है, इसके लिए फैसला लेना पड़ता है। हालांकि कुछ नेताओं ने ये फैसले लिए हैं, मसलन पारुल साहू की बात करें, सतीश सिकरवार की बात करें, लेकिन दीपक जोशी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी तो जाहिर करते रहे, लेकिन इस तरीके का कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन आज जब वो अपने तमाम समर्थकों के साथ में सीएम हाउस पहुंचे तो फिर ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो आर या पार की लड़ाई के मूड में है और ये तय हो जाएगा कि आखिरकार उनका स्टैंड आज की बात क्या है। लेकिन जब वो बाहर निकले, उनके समर्थकों ने ये बात जरूर कही कि दीपक जोशी को सम्मान मिलना चाहिए और ये भरोसा भी सीएम की ओर से दिया गया है। लेकिन जब दीपक जोशी ने खुद बातचीत की न्यूज़ 18 से तो फिर उनके तेवर कहीं ना कहीं नरम थे और उन्होंने साफ किया है कि आज वो दरअसल इसलिए सीएम हाउस आए थे कि वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के बीच में ये मैसेज दे सकें कि वो बीजेपी में ही है और बीजेपी में ही रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। और मंत्री इमरती देवी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में इमरती देवी लोगों से ये बोलती नजर आ रही हैं कि वो अगर चुनाव हार भी जाएंगी तब भी मंत्री रहेंगी। ये वीडियो डबरा के पिछोर का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इमरती देवी का कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो खुद को डिप्टी सीएम बनाने का बयान भी दे चुकी हैं। मैंने जन्म लिया है, आंगन में मैंने जन्म लिया है, लेकिन इमरती देवी का दिल बहुत बड़ा है। आप जब भी चाहो आजमा लेना। इमरती देवी आपके लिए ढाल और तलवार दोनों बन के खड़ी रहेगी। आपकी सुरक्षा के लिए इमरती देवी कभी किसी से नहीं डरती। इमरती देवी मैदान में घूमती है। ऐसे डराने वाले तो कई आगे पीछे घूमते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इमरती हार भी जाएगी तो भी मंत्री रहेगी। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खरगोन में गैंगरेप के आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, तीनों आरोपी अभी भी फरार, पुलिस कर रही तीनों की तलाश। तो खरगोन गैंगरेप मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली। अब इनाम घोषित किया गया है आरोपियों पर 10,000 का और पुलिस अभी भी तलाश कर रही है।
और अब इनाम घोषित 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। 3 आरोपी अभी भी फरार। 10,000 का इनाम घोषित। शिवपुरी में कोविड सेंटर में आग लगने की घटना का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बेटा अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ सामने नहीं आया और ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात, आग लगने से स्टाफ भाग जाता है। अगर समय पर मरीज को ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद जान बच जाती। इस पूरी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। धुआं निकल आया, उसमें हमने प्लग हटाए ना, इतने वो आग लग गई। इनको तो मैं खींच के लाया हूँ बेड पे से। खींच के लाए बेड? हाँ। सॉरी भैया, एक मिनट बताएंगे क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। ये कौन आपके फादर हैं? और ट्रक में आग लगी है। रतलाम से खबर, सीमेंट से भरे ट्रक में आग लगी है। ट्रक जला है और बटालियन पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। जवानों ने हिम्मत दिखाई, आग पर काबू पा लिया गया है। तो ट्रक में आग लगी और बटालियन पेट्रोल पंप के पास यह हादसा। जवानों ने हिम्मत दिखाते हुए आग पर पाया काबू। सीहोर पुलिस ने आज रेल यात्रियों का मोबाइल फोन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पकड़े गए गिरोह के पास से पुलिस ने 4 लाख की कीमत के 29 स्मार्टफोन बरामद किए। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी का मोबाइल फोन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर शाहगंज पुलिस ने शातिर गिरोह के लोगों को ट्रैप किया। पूछताछ में पता चला कि ये लोग भोपाल से इटारसी जाने वाले रेल लाइन में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। विदिशा में झोला छाप डॉक्टरों को दिए गलत इंजेक्शन के चलते 4 महीने की बच्ची अब जिंदगी और मौत से भोपाल में जूझ रही है। पूरा मामला विदिशा के शमशाबाद तहसील का है, जहां 4 महीने की बच्ची को बुखार आने के बाद झोला छाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्ची के शरीर पर का पिछला हिस्सा काला पड़ गया और उसके हाथ और पैरों की उंगलियां भी काली पड़ गई। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे भोपाल भेजा गया है और जहां डॉक्टर उसकी गंभीर हालत का इलाज कर रहे हैं। अबुधाबी का सरकारी फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट में 6,247.5 करोड़ रुपए निवेश करके 1.4% हिस्सेदारी ली है। इसी के साथ रिलायंस रिटेल को पिछले 3 हफ्तों में 5वां निवेश हासिल हो गया। रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक कंपनी इन्वेस्टर्स और जनरल अटलांटिक सहित अब कुल 5 निवेशकों ने निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि ताज़ा निवेश के साथ ही रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 करोड़ रुपए है। इससे पहले 30 सितंबर को रिलायंस ने बताया था कि प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में अतिरिक्त 1,875 करोड़ का निवेश किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।